नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। कश्मीर की वादियों में एक खूबसूरत सुबह उस वक्त काले अंधेरे में चली गई जब पहलगाम की शांत वादियों में आतंक के आकाओं ने 28 जख्म दिए। वो जख्म जो हिंदुस्तान कभी नहीं भूलने वाला है, वो जख्म जिसका बदला जल्द हिंदुस्तान लेगा। किस तरीके से लेगा, वक्त क्या होगा, तारीख क्या होगी, यह हिंदुस्तान तय करेगा। लेकिन यह तय है कि उससे आतंक के साथ साथ आतंक के आकाओं की रूह कांपेगी, क्योंकि जिस तरीके से यह घटना घटी उसके बाद पूरे हिंदुस्तान के अंदर गुस्सा है और पूरा हिंदुस्तान एक बार में पूछ रहा है कि हिंदुस्तान बदला कब लेगा, एक ऐसा बदला जिसके बाद थोड़ा सुकून मिले। क्योंकि जिस तरीके का जख्म दिया गया है उसको कभी भुलाया नहीं जा सकता। सवाल यह भी है कि क्या वाकई में गृह मंत्री का वहां पहुंचना, वहां मीटिंग लेना और उसके बाद प्रधानमंत्री का शाम को 6 बजे मीटिंग लेना बिल्कुल उस तरीके से जैसे सर्जिकल स्ट्राइक करने से पहले किया गया था, क्या वाकई में हिंदुस्तान एक बड़े हमले की तैयारी कर रहा है? और क्या उसका अंदाजा पाकिस्तान को भी है? क्योंकि पाकिस्तान अब गिड़गिड़ा रहा है और बोल रहा है कि उसका हाथ नहीं है, उसने अपनी सेना को पीछे किया है, बंकर में छुपा लिया है। लेकिन यहीं से तो सवाल खड़ा होता है कि क्या पाकिस्तान को एहसास हो गया है कि उसने एक बड़ी गलती कर दी है? इन सबसे इतर अब हमारे सवाल है कि क्या वाकई में सुरक्षा में कोई चूक हुई? क्या वाकई में हमारी सेना और हमारी वहां की लोकल पुलिस, लोकल इंटेलिजेंस नाकाम है कि 24 घंटे बाद भी हम सिर्फ फोटो जारी कर रहे हैं, उनके मुर्दा जिस्म को नहीं दिखा पा रहे? क्या वाकई में ये फेल्योर है हमारा? आज बात इसी मुद्दे पर कि आतंकी हमला, देश मांगे बदला, एक ऐसा बदला जिससे सबकी रूह कांप जाए जो आतंक को पोषित कर। और हम सिर्फ उन लोगों तक नहीं पहुंचे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, हम उन तक भी पहुंचे जिन्होंने पर्दे के पीछे बैठकर हिंदुस्तान की सरजमी पर ऐसी नापाक हरकतों की साजिशें रची। इस हमले को जम्मू कश्मीर की पुलिस रोक सकती थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्या कुछ फेलियर रहा? बहरहाल इस पर बात करें उससे पहले वहां के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए सर। बदकिस्मती से उनको कफनों में घर वापस भेजा गया है। यहाँ हमारा एक गरीब नौजवान मजदूरी करके रोजी रोटी कमाने वाला आदिल घर से निकला था मेहनत की कमाई करने के लिए। बदकिस्मती से आज उनका कफन जो है उनके घर लौटा दिया गया। लेकिन सुनने में आया है कि इनकी मौत ऐसे नहीं हुई, ये बहादुरी का सबूत दिखा रहे थे। वहां लोकल सुनने में आया है कि ये एक शख्स थे जिन्होंने हमले को रोकने की कोशिश की और जिन्होंने शायद बंदूक छीनने की भी कोशिश की और तभी जाके इनको निशाना बनाया गया। अब जैसे इनके घर वालों ने अभी जनाजे से पहले बात की, इस खानदान का हमें ख्याल रखना होगा, इनकी मदद करनी होगी। और मैं यहाँ इन सबको यकीन दिलाने आया हूँ कि इस मौके पे हुकूमत इनके साथ खड़ी है। उमर अब्दुल्ला जिस शख्स का जिक्र करें उसको हिंदुस्तान भी सैल्यूट करता है, क्योंकि जिस लिस्ट को जारी किया गया और जिसमें 16 नाम थे उनके जो दुनिया से चले गए थे, उनमें एक मुस्लिम भाई भी था, जिसके बाद तथाकथित सेकुलर अपोजिशन चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि देखिए क्या वाकई में धर्म के नाम पर नाम पूछ पूछ कर अगर मारा गया तो इस मुस्लिम को क्या मारा गया, उसका जवाब उमर अब्दुल्ला यहां पर दे रहे थे। बहरहाल क्या वाकई में देश एक बड़ा बदला लेने की तैयारी कर रहा है? इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता राखी राठौड़ जी, रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर कर्नल अनिल माथुर जी हमारे साथ हैं,
साथ में हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर ब्रिगेडियर बीके खन्ना जी हमारे साथ हैं। शुरुआत राखी जी आपके साथ। दो मूल सवाल हैं, क्या इंटेलिजेंस फेल्योर रहा, पहला सवाल, और दूसरा, क्या अभी भी इंटेलिजेंस फेल्योर है कि 24 घंटे बाद भी हम सिर्फ फोटो जारी करें, उन आतंकियों के मुर्दा जिस्म को हिंदुस्तान के सामने नहीं ला पा रहे? देखिए विजेंद्र जी, जिस तरह की कल अमानवीय घटना हुई उसकी सबसे पहले मैं कठोर शब्दों में निंदा करती हूं। और उन लोगों ने, जो लोग, जिन्होंने, निर्दोष लोग, वो नागरिक जो वहां पर घूमने गए थे, जिनका जीवन समाप्त हुआ कल, उनको मैं श्रद्धांजलि व्यक्त करते हुए अपनी बात की शुरुआत करती हूं और इस बात का विश्वास दिलाती हूं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के रूप में, इस देश के नागरिक के रूप में जिस तरह की घटना कल हुई है, मुझे लगता है पूरा देश स्तब्ध है। और एक साथ, एक मुट्ठी होकर के हम सब यही चाहते हैं कि इसकी कठोर से कठोर कार्रवाई हो और इनकी जो शहादत है, जिस तरह से उनकी जो सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब हम लोग कठोर एक्शन लेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है, जिस तरह से हमारे देश के अंदर प्रधानमंत्री जी का हमेशा जनता के प्रति एक वादा रहा है, पहले भी इस तरह की घटनाएं हुई और उसके बाद एयर स्ट्राइक हम लोगों ने देखी, जो पुलवामा अटैक है उसके बाद में एयर स्ट्राइक से जिस तरह से हम लोगों ने काम किया, मुझे विश्वास है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, हमारे देश के गृह मंत्री जी वहां पहुंच चुके हैं और जो शहादत हुई है। राखी जी, आप ये कह रहे हैं कि हर बार पहले एक्शन के लिए हमें हिंदुस्तानियों का लहू बहाना पड़ेगा, बहते हुए देखना पड़ेगा, मुर्दा जिस्म देखने पड़ेंगे, उसके बाद जाकर हम कार्रवाई करेंगे। मैम विजेंद्र जी, आपका सवाल बिल्कुल वाजिब सवाल है, लेकिन मैं उन प्रयासों पे भी प्रकाश डालना चाहूंगी जो पिछले 10 सालों में हमने कहे। वहां पर जिस तरह की घटनाएं थी, आतंकवादी घटनाएं जो है वो 70% से कम हुई। आप रिकॉर्ड अगर देखेंगे, वहां पे पत्थरबाजी जो है वो 80% कम हुई। वहां पे जो नागरिक हैं उनकी जो कैजुअलिटीज थी वो 81% कम हुई। लगातार हम लोग वहां पे प्रयास कर रहे हैं। इसका मतलब मैं ये जस्टिफाई नहीं कर रही हूं कि ये हो जाना चाहिए था, लेकिन वहां पर जिस तरह की विषम परिस्थितियां हैं, धारा 370 हटने के बाद, और अभी आपने देखा कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज फिर धारा 370 ऐड करती हैं, तो कहीं ना कहीं जब सेना पे डाउट किया जाता है, धारा 370 को ऐड किया जाता है, तो जो लोग नहीं चाहते हैं कि कश्मीर में शांति हो, उनको प्रोत्साहन मिलता है। मैं तो यही रिक्वेस्ट करूंगी आपके चैनल के माध्यम से कि लगातार सरकार काम कर रही है, लगातार। आप देखिए, पिछली बार जब पिछले साल इलेक्शंस हुए, मैंने मान लिया, चलिए घटना घट गई, चलिए मान लेते हैं नहीं रोक पाए, मान लेते हैं कि इंटेलिजेंस इनपुट के बावजूद हम नहीं बचा पाए, तो इस सवाल का जवाब हम कैसे दें हिंदुस्तान को कि 24 घंटे बाद तक हम अपने ही देश के अंदर, अपने ही देश के हिस्से के अंदर उन आतंकवादियों को पकड़ नहीं पा रहे हैं? क्या यह भी फेलियर नहीं? देखिए विजेंद्र जी, सरकार अपनी तरफ से पूरी कार्रवाई कर रही है और मैंने आपको पहले भी कहा, मुझे विश्वास है पूरा, और हर एक नागरिक को विश्वास है कि मोदी जी इस पे स्ट्रॉन्ग एक्शन लेंगे। वो बाहर से अपने दौरे को खत्म करके जल्दी पहुंचे। गृह मंत्री जी लगातार वहां पर हैं। अभी 6 बजे एक हाई लेवल मीटिंग होनी है और इस तरह का एक जवाब दिया जाएगा जिसमें ना केवल जो इन्वॉल्व थे, इसके अलावा जिनके शय से ये काम हुआ, वहां तक भी पहुंचने की हिम्मत और तकनीक भारतीयों के पास में है। और निश्चित तौर पे हम लोग वो काम करेंगे ही करेंगे। मैं तो चाहूंगी कि देश में सब लोग एक साथ मिलकर प्रधानमंत्री जी के साथ खड़े रहें। हो सकता है कि बहुत से लोग मेरी इस बात को समझ पाएं और बहुत से लोग ना समझ पाएं, क्योंकि सवाल सेना पर उठाया जाता है, सवाल सेंटर पर उठाया जाता है, लेकिन जहां तक मेरी समझ है, वहां सैलानियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी वहां की लोकल पुलिस और वहां की सरकार की है, क्योंकि इस वक्त चुनकर गई हुई सरकार और वो वहां पर कंट्रोल कर रही है। तो मेरा सवाल आपसे है कि क्या वाकई में आर्मी से, सीआरपीएफ से क्या हेल्प नहीं मांगी गई कि भाई टूरिस्ट बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और आप उनको प्रोटेक्ट कीजिए, बिल्कुल वैसे जैसे अमरनाथ यात्रा के दौरान करते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे वैष्णो देवी यात्रा के दौरान करते हैं? क्या उनको इन्वॉल्व नहीं किया गया था? सबसे पहले मैं एक रिटायर्ड सैनिक की तरफ से और अब जो मैं एक आम नागरिक हूं, इसकी तरफ से एक बात कहना चाहूँगा। जो कल से हम वेटरन सोच रहे थे कि हमने मैं 2 लाइनें बताना चाहूँगा, रामधारी सिंह दिनकर जी की हैं। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल हो। हम उसके ऊपर क्या दया दिखा रहे हैं जो कि उस दया को, उस क्षमा को मानता ही नहीं है। हम उस क्षमा को, उस माफ़ी को उठा लें। वो क्षमा ये थी कि हमने वहाँ पर सीज़ फायर अभी 2021 में उनके साथ किया था, वो इसको डिज़र्व नहीं करता। और यही था कि उस सीज़ फायर के कारण ये आतंकी आ भी सके और इस तरह से हमारा जो आप कहते हैं, मैं तो नहीं मानता कि कोई फेलियर हुआ। अब ये सिर्फ ब्लेम गेम है कि हम उनको पुलिस को कहें या एडमिनिस्ट्रेशन को, चूक तो हुई है, मगर अब क्या है कि अब उनको उन आकाओं को जाके मारा जाए। हमारे पास, जैसे राखी मैडम ने कहा है
कि हमारे पास काबिलियत है, सब वेयर विदॉल है, इंटेलिजेंस भी है और हम कर सकते हैं। नहीं, लेकिन मेरा सवाल यह था कि भाई सेंटर को कहा जा रहा है कि आपका फेलियर है। जो जम्मू कश्मीर के अंदर सैलानी पहुंचता है उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी इट्स ए कंबाइंड एफर्ट, बिकॉज कश्मीर एज सच इज स्टिल नॉट स्टेबलाइज्ड, और उस स्टेबलाइज्ड को होने भी नहीं दिया जा रहा है। जैसे राखी मैम ने कहा था कि अभी कुछ दिनों से चीज़ें वहाँ पर इम्प्रूव हुई हैं। दिस इज नॉट सीन इन गुड आइज बाई आर ardent enemy, that is Pakistan. He's not able to see that, so that's how he's pumping in. When जब हम कह रहे हैं कि 2 करोड़ सैलानी वहाँ जा चुके, ये उनके हजम नहीं हुई। अब उस टेरर को कैसे, बिना टेरर के वो इस डिस्टर्बेंस को नहीं फैला सकते। जी ठीक है, ब्रिगेडियर बीके खन्ना जी, क्या आप मेरे सवाल का जवाब दे पाएंगे सर? क्या वाकई में वहां पर आर्मी को इन्वॉल्व किया गया था सिक्योरिटी के लिए, सीआरपीएफ को इन्वॉल्व किया गया था कि भाई इन इलाकों के अंदर हमारे हजारों की संख्या में सैलानी है, आप भी आकर सिक्योरिटी प्रोवाइड कीजिए, या वहां की लोकल गवर्नमेंट ने लोकल पुलिस के साथ ही उस सिक्योरिटी को किया और वहां एक बड़ी चूक हुई? देखिएगा, इनफैक्ट सबसे पहले तो ये जैसे कि है कि बहुत ही दुख भरी घटना है और नहीं होनी चाहिए थी। इसके 2 पहलू हैं, मतलब जो है, पहला कि जो अभी हुआ है उसका एक, जैसे आपने बताया है कि उसको विचार करना कि कहाँ गलती हो गई हमारे पास जी। दूसरी बात यह है कि उसके ऊपर क्या हमने लेसन लर्न किए हैं और क्या ही उसके ऊपर हमें एक्शन लेना चाहिए। इसमें मतलब ये 2 चीज आते हैं। पहले आ जाता है कि क्या कमी इसमें रह गई है। अगर आप देखिएगा कि पिछले 1-2 साल के अंदर है, वो ज़्यादातर जितने भी हादसे हुए हैं ये टेररिस्ट अटैक के, वो ज़्यादातर जम्मू रीजन के अंदर हुए हैं। रीजन उसका यह था कि जब चाइना के साथ के अब हुई थी लद्दाख के अंदर है, इस लद्दाख के अंदर है, तो कुछ एक फौज तो वहाँ पर भिजवाना पड़ा था, थोड़ा सा गैप था, वो उन्होंने उसका फायदा उठाया। अभी वापस उसको फिलअप करवा दिया है। तो अभी आप देखिएगा कि अभी वैली पिछले 1-2 साल से काफ़ी मतलब जो है नॉर्मलसी में आ गई थी इसके अंदर। और उसके अंदर 2 चीज़ें हुई हैं। एक तो यह है कि इंटेलिजेंस की थोड़ी बहुत चूक तो है, इसमें कोई शक नहीं है, और दूसरी साथ के अंदर है थोड़ी सी लीनियंसी भी आई है कि मैं मान नहीं सकता कि पहलगाम एक अच्छा इम्पोर्टेंट टूरिस्ट प्लेस है और उसके ऊपर जो है ना पुलिस ना कोई सीआरपीएफ कर थे। जैसे एक चीज मैं और बताना चाहूँगा कि आर्मी का रोल जो है ना, ये जो मेजर जितने भी टाउन्स वगैरह हैं उसके अंदर आमतौर पर नहीं, खासतौर पर जो है JNK के अंदर अभी कहा जा रहा है कि JNK के मेन श्रीनगर के हुआ जहाँ पर भी इम्पोर्टेंट स्पॉट्स वगैरह है वहाँ पर पुलिस पैरामिलिट्री फोर्सेस ज्यादा पर रहती है। हाँ, क्या थे नहीं थे। ठीक है सर, वापस मैं आपके पास आऊंगा। हमारे साथ अदिति नागर भी जुड़ गई हैं, दिल्ली न्यूज एडिटर, फिलहाल पहलगांव के अंदर वो मौजूद हैं। अदिति, मैं यकीनन ये महसूस यहाँ स्टूडियो से कर पा रहा हूं कि वो दर्द किस तरीके का है। आप तो खुद वहां पर मौजूद हैं, क्या आपको उस हवा के अंदर वो दर्द, वो खौफ अभी भी महसूस हो रहा है जो कल से वहां घुला हुआ है? इस समय ये कहना कि इस तमाम दर्द खौफ के बीच में एक खुशी की किरण है तो शायद अजीब लगेगा, लेकिन श्रीनगर शायद ये मेरा 15वां दौरा होगा पिछले 10 साल में, और मैंने उस 15 दौरे में हर बार श्रीनगर, कश्मीर, पहलगाम की आबो हवा में फर्क देखा था। लेकिन मेरे शुरुआती 5 से 7 दौरे ऐसे थे जब डर लगता था कि यहाँ के जो लोकल्स हैं अगर उनके सामने हमने ऐसी कोई बात कह दी तो ना जाने क्या रिएक्शन होगा। लेकिन जब कहते हैं कि कई बार ऐसी स्थिति पैदा होती है, घर में कई बार ऐसी स्थिति पैदा होती है कि वो झटके से सारे घर वाले एकजुट हो जाते हैं, वही एकजुटता आज मैंने श्रीनगर की आबो हवा में महसूस करी। सबसे पहले आपको बता दूं कि वो दर्द है, तकलीफ है, बदले की आग है और उम्मीद है कि हम घर में घुस के मारेंगे। लेकिन पहले किसको उम्मीद होती थी? पहले उम्मीद होती थी, अब मैं बहुत अगर साफ तरीके से बात करूं तो ये उम्मीद होती थी नरेंद्र मोदी या हिंदुत्व के एजेंडे वाले को। लेकिन ये सब कुछ बदल चुका है। मैंने जो लाल किला था उसमें 370 से पहले और 370 के बाद रिपोर्टिंग करी है, वहां जाके खाना खाया, और आज की बात मैं बताऊं तो वो लाल चौक जहां पर महबूबा मुफ्ती कह रही हैं कि मैं कंडेम करती हूं इसको,
वो लाल चौक जहां पे आम महिलाएं बुरखे में, उस महिला जो हिंदू महिला थी जिससे पति को पूछ के मारा कि वो हिंदू है और पत्नी ने कहा मुझे मार दो, तो उसने कहा जाके सरकार को बताना कि तेरे पति को कैसे मारा है। उस महिला का पोस्टर लेकर वो आई थी और कह रही थी कि ये बर्दाश्त नहीं होगा। और यहाँ पर तमाम जो आम लोग थे वो ये कह रहे थे कि ये मेहमान जो हैं ये हमारे भाई बहन हैं। यहाँ के जितने लोग थे वो कह रहे थे कि हमारे कारोबार पे लात मारी है ये। और महबूबा मुफ्ती की बात कर लें, पॉलिटिकल लिहाज से बात कर लें, आम आवाम की बात कर लें, सब ये कह रहे थे कि ये केवल टूरिस्ट के ऊपर गोलीबारी नहीं है, ये कश्मीरियत पे गोलीबारी है। तो मुझे इन तमाम दर्द के बीच में, इस खौफ के मंजर के बीच में इस कहने में कोई गुरेज नहीं है कि जो ये एकजुटता आई है, जो ये पास करीब और जो हमारे अंदर वो भावना आई है एक दूसरे के लिए, ये बहुत खूबसूरत है। और शायद इसे ही कश्मीरियत कहते हैं, चाहे वो अटल जी कहते थे, चाहे वो नेहरू जी कहते थे। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज सुबह मैं आपको बताऊं, मैंने हर लिहाज से ये कहना गलत नहीं होगा कि मैं भेस बदल के इधर से कई बार चक्कर काट के गई। ये वो इलाका है जहां से मीडिया या दिल्ली से या यहाँ के लोकल के बाहर वाले व्यक्ति को जाने नहीं दिया जा रहा। सिक्योरिटी कारण भी है, जाहिर तौर पे ये इतना सेंसिटिव बात है। और जो पहलगाम वाला इलाका है जहां पर हम, जिसके आसपास हम मौजूद हैं, वहां एकदम बैरिकेटिंग लगा दी गई है, अलाउ नहीं है, क्योंकि लगातार एनआईए की तरफ से तो काम हो ही रहा था कि एनआईए के ऑफिशियल्स वहां पर अलग अलग तरीके से जो भी पूरी जांच हुई है, एरियल जांच हुई है, इसके अलावा भी वहां पर वीडियो रिकॉर्डिंग हुई है, वहां के लोगों से स्केच बनवाया गया है, जहां पर खुद अमित शाह पहुंचे थे। तो आज की जो शाम को 6 बजे जो सीसीएस की बैठक होगी, उस बैठक में एक एक फीडबैक अमित शाह देंगे। अब बात करते हैं सरकार की। अमित शाह ने ग्राउंड पर आकर जो एक सेंटिमेंट पैदा किया, देखिए सवाल है कि आखिर कैसे। सवाल ये है क्योंकि राज्य सरकार यूनियन टेरिटरी है, राज्य सरकार चुपचाप साथ में खड़ी है। ये बहुत अच्छा मंजर है कि केंद्र और राज्य के बीच में तालमेल है, लेकिन जाहिर तौर पे लोगों के बीच में सवाल है कि ऐसे कैसे और कब तक। और ये भी उम्मीद है कि जवाब तो देंगे। लेकिन इस बीच में जो ये पूरा प्रोसेस है, आज सीसीएस की बैठक बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा फीडबैक, पूरी फाइल जाएगी, अमित शाह पूरा ब्यौरा देंगे इस जमीन का। और आज जो फैसला होगा कि कब होगा, कैसे होगा, किस तरीके से होगा, वो बेहद महत्वपूर्ण है। और ये बैठक आज 6 बजे की बैठक दिल्ली के अंदर मोदी सरकार को बहुत करीब से देखती हैं, तो इसी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल है। हमने सर्जिकल स्ट्राइक देखी, हमने एयर स्ट्राइक देखी, हो सकता है कोई और स्ट्राइक इस वक्त भी हम देखें 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन के अंदर। लेकिन इन तीनों घटनाओं में हमने अपनों को खोया है, हमने पहले हिंदुस्तानियों को खोया है, उसके बाद हम अटैक कर रहे हैं। यह सच है कि हमारी नीति रही कि हम डिफेंसिव रहे, ऑफेंसिव नहीं, लेकिन आतंकवाद के खिलाफ तो हमें हमेशा से ऑफेंसिव होना चाहिए। आपको लगता है नहीं कि अब एक ऐसे ऑपरेशन की जरूरत है, वो जब तक ऑपरेशन ऑल आउट में चेंज ना हो जाए, कम से कम टीआरएफ 0 हो जाए, एक बार तो कम से कम जड़ से मिटाया जा सके। मैं अगर एक लाइन में ये बात कहूं तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि कई बार हम किसी चीज को सील कर देते हैं, तो जब तक आतंकवाद के ऊपर वो सील ना लग जाए उस तरीके से उसके बंदी की कि वो बंद हो चुका है, ऑल आउट जो आप जिक्र कर रहे हैं, तब तक हमें रुकना नहीं होगा। हम भले ही आज राष्ट्रवाद की बात कर रहे हो, एकजुटता की बात कर रहे हो, इसको कंडेम कर रहे हो, लेकिन मैंने कहा वो सवाल ये कि आज एक बार अधिकारियों की तरफ से कहा जा रहा है कि आतंकवाद जो ड्राइव चल रही है, एंटी टेररिस्ट ड्राइव चल रही है, घुस कर जिस पे भी संदिग्ध है उसको पकड़ा जा रहा है। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि जब यहाँ पर चुनाव हुआ था तभी से ये इंटेल था कि कुछ होगा। फिर जब आपने अमेरिका से 2008 का मुंबई अटैक का, जब आतंकवादी को आपने बुलाया था भारत, तब भी इंटेल था कि चाहे तेलंगाना में हो, चाहे हैदराबाद में हो, चाहे जयपुर में हो, चाहे दिल्ली में हो, लेकिन कुछ होगा। उसके साथ साथ जब वक्फ का जिक्र आया तो ये था कि कुछ होगा। फिर जब वीवीआईपी मूवमेंट था, अमरनाथ की यात्रा थी, तो भी इंटेल होता है कि कुछ न कुछ गतिविधि होगी। फिर ऐसे कैसे? और आप देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात, हम उस इलाके के पास है इसलिए मैं बता पा रही हूं, मैंने उसको उस तरीके से अधिकारियों से ऑफ रिकॉर्ड समझा है। वहां चढ़ने के लिए 1 घंटा लगता है, उतरने में 1 घंटा लगता है। वो 14 किलोमीटर का पूरा हाइक है और वहां पर जंगल है, वो आसान जंगल नहीं है, यानी कि रेकी हुई। और ये अधिकारियों ने पुष्टि करी उस रिपोर्ट में जो आज सीसीएस में चर्चा होगी कि वहां पर उनकी 1.5 महीने से रेकी चल रही है कि कैसे आना है, कैसे जाना है।
बाकायदा वो स्पॉट लिखा गया है कि जंगल से जो पहला एनकाउंटर हुआ लोगों के साथ जो वहां के टूरिस्ट थे, और फिर हमास ने जिस तरीके से इजराइल में सेलिब्रेशन के दौरान पूछ कर आइडेंटिटी पूछ कर मारा, ठीक वैसे यहां पर सेलिब्रेट करते हुए आइडेंटिटी पूछ के ये बोला गया कि आपको ये पढ़ना पड़ेगा वरना हम मार देंगे, या आप धर्म खत्म हो रहा है, तमाम तरीके की बात पूछी गई। तो जाहिर तौर पर ये एक वेल प्लान्ड तरीका था, और जब तक कोई अंदर का नहीं है साथ, तब तक ये संभव नहीं था। तो कहीं ना कहीं सवाल है, और आप ये बात आपकी बिल्कुल सही है, और इसको बोलना पड़ेगा, हर मंच पे बोलना पड़ेगा कि हम ये कहते हैं कि हम आगे बढ़ के नहीं करेंगे, लेकिन कब तक? हम हर बार जवाबी कार्रवाई तभी करेंगे जब हमारे ऊपर कुछ हो जाएगा, जब हम हिंदुस्तानियों को खो देंगे, जब हमारे कई परिवार अपने बच्चों को, पतियों को खोने के बाद हम जवाब रिटेलिएट करेंगे। ये बहुत बड़ा सवाल है, जायज सवाल है, और ये सवाल जो है कब तक, ये बहुत जायज सवाल है। और मुझे लगता है विजेंद्र, हमें हर मोर्चे तक तब तक ये पूछना होगा जब तक ऐसा हो कि एक दशक निकल गया और कोई एक आतंकवाद का हमने एक तिनका भी नहीं सुना हो, तब तक ये सवाल पूछते रहना होगा। ठीक है अदिति, आप हमारे साथ बने रहिए। ब्रिगेडियर बीके खन्ना जी, इस सवाल का जवाब वाकई में हिंदुस्तान पूछ रहा है कि भाई कब तक पहले हम जान गंवाएं और फिर हम इस चीज का जश्न मनाएं कि देखिए हमने आतंकवादियों को मार दिया है। देखिएगा इसके अंदर मेरे को थोड़ा टाइम दीजिएगा। इसके अंदर पहलू हैं। पहले तो ये है कि इसका हमें गलती जो हुई है उसको हमें सुधारना ताकि आगे से ना हो। दूसरी बात है कि ऊपर जो है एक चीज उसके अंदर एक और मैं पहले कहना आपको भूल गया कि जब भी जैसे वैष्णो देवी का है या जैसे अमरनाथ यात्रा वगैरह है, बिल्कुल हम तो एनडीए में रहे हैं, तो वहां पर जो एक ग्रिड बनता है, जिसको जो है ग्रिड बनने के तो अंदर कोई मतलब जो इतना ज्यादा टाइट होता है ग्रिड के, कोई मतलब इंटरफेरेंस होने का चांस ही नहीं है कोई आने के लिए। तो इसी तरीके का ये ग्रिड जो है बनना चाहिए था, जैसे जो सैलानी वगैरह आना शुरू कर देते हैं यहाँ करने के लिए, तो वो थोड़ी सी जो है शायद उसके ऊपर ध्यान देंगे। उम्मीद है उन्होंने ऑलरेडी शायद शुरू कर दिया होगा। दूसरी बात है कि ये बिल्कुल जायज बात है, आपने देखा था इजराइल के अभी इस टाइम में जो माहौल बना हुआ है, ये पहली बार है कि मतलब जो है मैं तो देख रहा हूँ 1965 वॉर के अंदर मैंने देखा था कि जो है कश्मीरी जो है इंडियन आर्मी के अंदर जो जितने भी जो आए थे पीछे जो उनकी घुसपैठी गए उनको पकड़ कर हमें बताया था। तो कहने का मतलब ये इस टाइम के अंदर जो है कश्मीरी हमारे साथ हैं, पूरे अपने जो है पब्लिक जो है इंडिया के साथ में है। एवरीबॉडी वांट्स देयर हैज टू बी सम रिटेलिएशन। गवर्नमेंट के अंदर जो पॉलिटिकल विल है, तो ये एक राइट टाइम है कि पाकिस्तान को एक सबक सिखाना, और एक ऐसा सबक सिखाना कि आइंदा से अभी आप बोलोगे क्या सबक सिखाया जा सकता है। सबक सिखाया ये जाता है कि अगर आप देखा जाएगा तो पूरा अगर देखा जाए तो ये टेररिस्ट वगैरह इसके अंदर पीछे नहीं है, इसके पीछे है आपके पास में जनरल मुनीर, वो है उसके सबसे पीछे बढ़ रहे हैं। हमें अगर देखा जाए तो पाकिस्तान आर्मी के अंदर पंजाबी मुसलमान हैं, हमने पंजाबी मुसलमान के जो ट्रूप्स वगैरह हैं उनके सर काट के उनके घर में जब भिजवाएंगे तब उनको पता लगेगा कहने के लिए। और वो दिन होगा, अब देखिएगा कि उस दिन जो है पाकिस्तान आगे तो कि ये तो बहुत भारी पड़ा हमें करने के लिए। तो कहने का मतलब ये है कि रिटेलिएशन इतना ज्यादा होना चाहिए कि आइंदा से वो उसके अंदर वो फील करे कि मैं ये आगे से नहीं करने का। ठीक है, वापस सर मैं आपके पास आऊंगा। कर्नल अनिल माथुर जी, भाई बम की हमारे पास कमी नहीं, टेक्नोलॉजी की हमारे पास कमी नहीं, परमाणु वेपन की हमारे पास कमी नहीं, फोर्स की हमारे पास कमी नहीं, किसी भी चीज की कमी तो है नहीं सर। तो फिर हम क्यों एक इंतजार करते हैं कि चलिए इस बार सर्जिकल स्ट्राइक कराते हैं, चलिए इस बार एयर स्ट्राइक करके आ जाते हैं। क्यों ना वहां जब हमें पता होता है और हमारे पास इनपुट होते हैं कि वहां बाकायदा आतंकवादियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है, वहां पर अड्डे बने हुए हैं, ये फला आतंकी वहां पर बैठा हुआ है, तो हम खुद चलकर क्यों नहीं मारते उनको, क्योंकि पता है कि एक दिन वो आकर डसेगा। नहीं, आपका ये कहना कि हमारे पास जो इतनी साजो सामान है लड़ाई का, उसको इस के साथ जोड़कर फिर पाकिस्तान पे अटैक किया जाए, वो थोड़ा सा प्रीमेच्योर हो जाएगा। सर मैं पाकिस्तान पर अटैक की बात नहीं कर रहा, मैं उन आतंकवादियों के अड्डों पर अटैक की बात कर रहा हूं जो बदकिस्मती से पाकिस्तान में है। मैं उसी पे आ रहा था सर। बिलीव यू मी एंड बिलीव इन योर आर्मी एंड आर नॉट ओनली आर्मी बट आर एडमिनिस्ट्रेशन, आर गवर्नमेंट, आर CRPF, पैरामिलिट्री फोर्सेज, दे हैव ऑल गैदर्ड टुगेदर, और सब इकट्ठे हैं, सबके मन में है कि उनको उनके आकाओं को
सिर्फ ये 3-4 जो फोटो दिखा दी उन्हीं को सबसे पहले 24 घंटे में ढेर करना, वो इससे बड़ा कुछ स्टेप ले रहे हैं। और ये आप विश्वास रखिए कि अगले आइंदा कुछ एक समय में, टाइम में आपको यहाँ खड़े होकर नहीं दे सकता, मगर आपको ये लगेगा कि यस, उनके आकाओं की रीढ़ तोड़ी गई है, उनके घर में घुसकर हमने उनको जो TRF है उसको ख़त्म किया है। राखी राठौड़ जी, स्टेप नहीं चाहिए मैम, इससे पहले स्टेप ले चुके हैं, कई स्टेप ले चुके हैं, अब तो मंजिल चाहिए। कम से कम हम जानते हैं कि आतंकवाद खत्म नहीं हो सकता जब तक पाकिस्तान है, आतंकवाद खत्म नहीं होगा, लेकिन कम से कम 2 साल, 5 साल, 10 साल उसको इतना नुकसान तो पहुंचाया जा सकता है कि नई खेप आने में वक्त लगे। बिल्कुल सही विजेंद्र जी, और यही प्रयास जो है वो लगातार हमारी सरकार का रहा है और हर देशवासी ये चाहता है। अभी अदिति भी ये कह रही थी कि कश्मीर में रहने वाले लोग इस बात को सपोर्ट करते हैं क्योंकि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा जो है वो टूरिज्म पे डिपेंड करता है, और जब टूरिस्ट नहीं पहुंचेगा तो बड़ी मुश्किल आएगी। और मुझे इस बात का विश्वास है कि सेना की हेल्प वहां के लोकलाइट्स भी करेंगे। जिस तरह से पिछली बार इलेक्शंस हुए, पहले 2 चरण में 59% और आखिरी चरण में 70% वोटिंग हुई, जो बम्पर वोटिंग हुई वो साफ दिखाता है कि वहां के लोग हमारे साथ हैं। और जिस तरह से कई ऐसी घटनाएं हमने टालने का भी प्रयास किया, उसको कैंसिल करने का भी, जैसे चाहे अमरनाथ यात्रा हो या इससे पहले मैंने आपको बताया कि आतंकवादी घटनाएं जो है 70% वहां पर कम हुई। ये प्रयास अभी मैंने ये नहीं कहा कि पूरे हो चुके हैं, लेकिन इसको आगे करने की आवश्यकता है और लगातार मोदी जी इस काम को कर रहे हैं। पूरा देश एक होकर होना, बाकायदा पता करना कि भाई कहां से उतरना है, कहां पर चढ़ना है, कहां अटैक करना है, हमास मॉड्यूल को पूरे तरीके से एग्जीक्यूट वहां करना। आप ये कह रहे हैं कि ये सब ऐसे ही हो गया, पता ही नहीं चला किसी को। देखिए, कहीं ना कहीं चूक तो हुई है विजेंद्र जी, इस बात को अगर मैं ना मानूं तो मुझे लगता है ये मेरी गलती होगी, लेकिन उस चूक को सुधार करते हुए जिसने किया और जिसकी शय पर किया, इसको पकड़ के हम लोग काम करेंगे। क्योंकि लगातार 5-6 सालों से जिस तरह से कश्मीर में आप देखिए पिछले साल 2 करोड़ टूरिस्ट पहुंचे, तो कहीं ना कहीं विश्वास था, इसलिए वहां पर पहुंचे, और यही रिटेन करते हुए हम लोग आगे काम करेंगे। वहां के लोकलाइट्स को मैं निवेदन करूंगी कि वो सेना की भी हेल्प करें, और जो मीटिंग होगी उसमें निश्चित तौर पर ये 26 कुर्बानियां जो है वो जाया नहीं जाएंगी। आगे चल के कश्मीर में और शांति स्थापित करने के लिए लगातार भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ हर देश का हर एक नागरिक प्रतिबद्ध है, और वो निश्चित तौर पर होगा। अदिति, क्योंकि आप जिक्र कर रहे थे कि 10 से 15 दौरे आप कर चुके हैं, मैं 2018 में अमरनाथ यात्रा को कवर करने गया था और पहलगाम से ही मैंने अपनी अमरनाथ यात्रा को शुरू किया था। लेकिन एयरपोर्ट से जिन्होंने मुझे पिक किया था, कश्मीरी भाई ने, उन्होंने मुझसे सवाल किया था कि क्या आप भारत से आए हैं, तो मेरा जवाब था मैं भारत में ही आया हूं। हालांकि उनका नजरिया बहुत अलग था, लेकिन जब 10 दिन बाद वो मुझे वापस एयरपोर्ट छोड़ने आए थे तो उनका रिप्लाई था कि जब भी वापस आए तो आप मिलिएगा, मैं आपको लूंगा, घर बैठकर खाना खाएंगे। और उतना नजरिए में उनका बदलाव आ गया था बातचीत के जरिए। तो बातचीत वहां हो रही है, इसलिए वहां रिएक्शंस चेंज हो रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल यह है कि पहलगाम जो जगह है ना, वहां से पाकिस्तान ऐसा नहीं है कि एक छलांग लगाई और पाकिस्तान पहुंच गए। एक लंबा एरिया आता है जो हिंदुस्तान का है, तो फिर वो आतंकवादी गए कहां? बिना लोकल सपोर्ट के ऐसे थोड़ी ना है कि जंगल के अंदर ही दफन हो गए होंगे। जो आपने महसूस किया वो मैंने भी आप बीती देखी। जब मैं 370 से पहले जब आई तो मुझे यही कहा गया कि आप भारत से आई हैं, आप हमारा सेंटिमेंट नहीं समझ सकती। यहाँ तक कि 370 के 2 दिन पहले, जब तक हुआ नहीं था उससे पहले मैं पहुंच चुकी थी 2 अगस्त को, और उसके बाद मैं 10 अगस्त तक रही। उस वाले बयान के दौरान भी मुझे कई बार ऐसा महसूस हुआ कि मैं किसी और देश में हूं। मुझे ये महसूस कराया गया और कहा कि हम अपनी सरकार, किसी और देश की सरकार हमें नहीं गवर्न कर सकती। ऐसे सब कुछ मैंने महसूस किया। लेकिन आज मैं बिल्कुल तब्दीली जो थॉट प्रोसेस में है वो महसूस कर पा रही हूँ। शांति से जीवन बिताना चाहते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, देखिए, जम्मू कश्मीर के व्यक्ति के लिए 2 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। एक, उनके घर पे 6 महीने का अनाज, और दूसरा उनकी जमीन। इसीलिए 370 एक लंबा समय लगा, अभी भी नहीं पूरी तरीके से बाहर आए। उनकी जमीन उनकी है, और एक उनके पास 6 महीने का अनाज भरा होना चाहिए। उसके अलावा उनको कुछ नहीं चाहिए। लेकिन वही फायदा उठाया कि घर में कैश दिया गया, बच्चों के हाथ में पत्थर दिए गए, अब रोजगार दिया गया, और वो महसूस कर पा रहे हैं। लेकिन आपने कहा जिस जगह पहलगाम, अनंतनाग में पहले कई बार अटैक्स हो चुके हैं, यानी कि सेना को, यहाँ के सीआरपीएफ की टुकड़ी, तमाम लोगों को ये पता है कि ये यहाँ पर आतंकवादी की नजर रहती है। उसके बावजूद भी पहलगाम, जहां पर 1000 लोग उस समय मौजूद थे, यह आंकड़ा बताया नहीं जा रहा, पर यहाँ पर ऑफ रिकॉर्ड ऑफिशियल से बात करें 1000 से ज्यादा। अगर वहां पर बॉम्ब ब्लास्ट किया जाता
तो ना जाने जो आंकड़ा है वो कहां पहुंचता। वो तो उनका स्टाइल था कि पूछ पूछ के मारना है, टारगेट अटैक किलिंग करनी है। लेकिन ना तो वो पाकिस्तान के बॉर्डर पे था और वो टूरिस्ट एरिया था, वहां पर कोई कैमरा नहीं था, और सबसे बड़ी बात है वो एक जंगल था। और जो लोग आते हैं वो ट्रेंड होते हैं, उनके पास AK-47 होती है, उनके कपड़ों पर कैमरा लगा होता है, POK में ट्रेनिंग दी जाती है। 5 दिन पहले हमास और LET की मुलाकात हुई होती है और फिर हमास के पैटर्न पे यहाँ पर यह अंजाम दिया जाता है। तो ये कोई एक दिन का या यूं ही बस कर देने वाला मामला नहीं है, ये वेल प्लान्ड मैसेज देने वाला मामला है। जब एक आतंकवादी, और मैं यहां पर किसी टूरिस्ट नहीं नाम लूंगी, एक वोटर से कहता है कि बहुत सिर चढ़ा रखा है मोदी को, बता देना जाके तुम्हारे पति को कैसे मारा है जी, और ये कहा जा रहा है कि तुम कलमा पढ़ो वरना जान से मार दिए जाओगे। तो आप समझ सकते हैं कि ये वेल प्लान्ड है, मैसेज दिया गया है। 5 दिन पहले POK में बाकायदा ट्रेनिंग हो रही है, पाकिस्तान की सरजमी पे हो रही है। और मैं एक बात बहुत महत्वपूर्ण कहूंगी, 9/11 हुआ था अमेरिका में और भारत उससे कम नहीं है, पर 9/11 हुआ, अमेरिका ने ऐसा अंजाम दिया कि उस तरीके का अटैक नहीं हुआ। और जब जब अटैक होता है किसी भी देश पर हो, वो दशकों पीछे चला जाता है। भारत डेवलपिंग नेशन है, डेवलप्ड की ओर बढ़ने में बहुत करीब है। हम अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तमाम तरीके की, तीसरी अर्थव्यवस्था, पहली अर्थव्यवस्था, दूसरी अर्थव्यवस्था, लेकिन यह अटैक मानसिक रूप से और फाइनेंशियल तरीके से भारत को कितने पीछे ले आया है, यह हमें आने वाले समय में पता लगेगा। और विदेशी सैलानी मेरे को यहाँ मिले हैं, विदेशी सैलानी जिन्होंने कहा कि हम भारत नहीं आएंगे। यहाँ लोग मिले हैं जिन्होंने कहा श्रीनगर नहीं आएंगे। तो हमें मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, ताकत के रूप से, हर लिहाज से बहुत पीछे ले आता है। इसलिए जरूरी है, जिसे कहते हैं से नो टू इट, और पूरे 140 करोड़ लोग कहें से नो टू इट। और से नो टू इट में भाई अदिति वो तो कह रहे हैं सब। आज बताइए हिंदुस्तान का कौन सा कोना ये नहीं चाहता होगा कि भाई घुसिए पाकिस्तान में, मार के आइए, खामियाजा हम भुगतने को तैयार हैं। हमें अपनी सेना पर गर्व, और हम जानते हैं कि सेना भली भांति ये करेगी और कर सकती है, कोई दो राय नहीं है। लेकिन सवाल सिर्फ वही है ना कि पहले क्या हिंदुस्तानी जान गंवाए, उसके बाद फिर हम अटैक करें। और जिसका मैं जिक्र कर रहा था कि भाई वहां से कोई पाकिस्तान ऐसा नहीं है कि कदम कूद के चले गए और पाकिस्तान पहुंच गए, तो गए कहां वो, और क्या उनके बारे में फोटो जारी करने के साथ हम ये बता पा रहे हैं अभी कि वो पाकिस्तान के हैं, वो POK के हैं, या कश्मीर के ही लोकल हैं जो अचानक से फिर लोकल हो गए। विजेंद्र, ये सवाल आपका मेरे से है? बिल्कुल आपसे है। बिल्कुल। तो जाहिर तौर पे अभी यहां तक कि ये बात मेरे लिए बिल्कुल समझने लायक नहीं है, और कई बार अधिकारी ये बोल देते हैं कि हर कुछ नहीं बताया जाता। 1000 लोग कहीं पर हैं, वहां का इलाका ऐसा है, वो जगह ऐसी है, अनंतनाग के पास, वहां पे कोई CCTV कैमरा नहीं था जी। आप सोचिए श्रीनगर और पहलगाम का वो इलाका जहां पे जो आपकी फोर्सेस है उनको पहुंचने में 40 मिनट लग गए जी, जहां से 40 मिनट फोर्सेस को लग गए, वहां कोई डिप्लॉयमेंट नहीं था। ये तमाम, और जो जिस तरह का इलाका था, ये तमाम ऐसी बातें हैं जो सवाल खड़े करते हैं। अब ये बात अलग है कि ये होगा कि ये समय नहीं है सवाल खड़े करने का, लेकिन सवाल घूम फिर के वही है, कब तक हमने स्केच जारी कर दिया। अभी 3 लोगों का स्केच जारी है, माना जा रहा है 6 से 7 लोग थे, पूरे आधुनिक जो उससे लैस थे, हथियारों से लैस थे, तमाम टेक्नोलॉजी से लैस थे, गायब हो गए। और अदिति, इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता देते हैं। दरअसल दक्षिण कश्मीर से 12 लोगों को हिरासत में लिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, दक्षिण कश्मीर से 12 लोगों को हिरासत में लिया गया है, और हम मानकर चल रहे हैं अगले 24 घंटे, हालांकि 24 घंटे बहुत ज्यादा है, उससे पहले आतंकवादी या तो गोली का शिकार हो चुके होंगे या सेना के हाथ इनके गिरेबान को पकड़ रहे होंगे, और इसमें कोई किंतु परंतु हमें नहीं है। लेकिन जिस तरीके से विशेषज्ञ हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, ब्रिगेडियर BK खन्ना जी, एक फोर्स है, आप मुझसे ज्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं, विक्टर के नाम से, विक्टर फोर्स, जिसको बनाया ही इसलिए गया है, वो अनंतनाग, गांदरबल, सोपोर और वहां के जो इलाके हैं वहां आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करती है। उस फोर्स की भूमिका आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि उसको एक बार फिर से लीडिंग पोजीशन पे वहां रखा गया है? नहीं, आपने बिल्कुल कहा, ये काउंटर इंजेंसी फोर्स है, विक्टर फोर्स वगैरह है, दोनों विक्टर वगैरह फोर्स वगैरह, वो बेसिकली इसी के लिए है, काउंटर इंजेंसी के लिए,
ताकि जो पीछे से भी आगे से घुस के आते हैं तो पीछे जो भी है उसके अंदर किस तरीके से जो है आतंकवादियों को पकड़ा जाएगा, जो भी घुसपैठे वगैरह आते हैं उसके लिए ये वेक्टर फोर्स के अंदर आता है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि पर जो है कुछ एक उसके ऊपर शायद दोबारा से अभी ये विचार करेंगे कि जो इम्पोर्टेंट प्लेसेस वगैरह हैं वहाँ पर ज़्यादातर आर्म फोर्स को नहीं दिखाना चाहते हैं, तो वहाँ पर लोकल पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस को बताया, जैसे श्रीनगर के अंदर हुआ है या जैसे टाउन के अंदर बता रहा हूँ, जो इम्पोर्टेंट स्पॉट्स वगैरह हैं वो हैं। क्या अभी ज़रूरत? सर डिस्कनेक्ट हमारे साथ हो गए हैं, इसका जवाब आप दे पाएंगे अनिल माथुर जी? बिल्कुल सर, जैसे आपने कहा विक्टर फोर्स वहाँ पर है और उसका काम यही है कि उस तरफ हम अपना एंटी टेररिज्म मॉड्यूल को पूरा अपना डिप्लॉयमेंट को हमने रख रखा है। कुछ एक जो पॉकेट्स हैं जैसे आप जहाँ पर ये हो गया वहाँ पर क्योंकि बाकी फोर्सेस भी हैं, सीआरपीएफ भी है, उनका भी इंटेलिजेंस मॉड्यूल है, तो अगर वो उसमें कहीं चूक हुई है तब ये हुआ है जी। मगर आप ये यकीन रखिए कि ना केवल ये 4 फोटो दिखाई जा रही वो नहीं, उनके जो अंडरग्राउंड वर्कर्स हैं उनको पकड़ा जाएगा, उनके जरिए फिर जो उनके आका हैं, जो आप कह रहे कि कश्मीर श्रीनगर से पहलगाम से इंटरनेशनल वो LOC दूर है जी, वो भले ही होगी मगर उनके जो आका है वो वहाँ पर है। अब जो इस समय प्लान बन रहा होगा, इट इज प्रीमेच्योर फॉर मी टू से, बट दैट विल बी टू स्ट्राइक देम एट देयर प्लेसेस जी। there'll be a bigger operation to start with, to just quieten the things there. They may be कि 4-5 लोगों को टारगेट के लिए फिलहाल आपका मन रखने के लिए या सिर्फ कि हमने कब्जा कर लिया, वो नहीं है इस समय, क्योंकि सभी बड़े हमारे आला नेता भी वहीं पर हैं और आर्मी और तीनों फोर्सेस के लोग भी बाकी हैं, तो वो सब एक बड़ा अंजाम देने के लिए तैयार हैं। ठीक है अदिति, क्योंकि वाकई में जो रिएक्शन की बात कर रहे हैं मैं इसको समझने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि आप सोचिए पाकिस्तान को बहुत बखूबी पता होगा कि अटैक हो सकता है, तो पाकिस्तान ने अपनी सारी सेनाओं को एक्टिव कर दिया है, एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव कर दिया है। जिन आतंकवादियों ने किया है, जिसमें लश्कर तैयबा है, जो TRF है, उनके जो भी अड्डे होंगे, जो ट्रेनिंग कैंप होंगे पाकिस्तान के अंदर, मैं मानकर चल रहा हूं इस घटना के बाद वो भाग गए होंगे छोड़कर, उनको पता होगा कि कभी भी मिसाइल आएगी और वो राख हो जाएंगे। तो ऐसे में एक कार्रवाई करना वाकई में बड़ी चुनौती होती है, और ये ट्रैक करना और ट्रेस करना कि वो किधर भागे, कहां भागे और वहां जाकर अटैक करना, ये चुनौती होती है और इसके लिए एक बड़ी प्लानिंग की जरूरत होती है। क्या 6 बजे उसी प्लानिंग पर काम किया जाएगा या पहले इस पर काम किया जाएगा कि जो लोकल इंटरनल है, जो 2 है, 4 है, 5 है, पहले उनको पकड़ा जाए और यहां से उसको ब्रेक किया जाए, उसके बाद सरहद पार की जाए? देखिए कई मोर्चे पर काम होगा। एक तरफ तो सरकार अपनी सरकार की जो जिम्मेदारी है लोगों के प्रति, हर एक स्टेट में जैसे शव पहुंच रहे हैं तो सरकार के नुमाइंदे वहां पहुंचेंगे, वो पूरी तरीके से चीजें, जैसे कर्नाटक में है तो कर्नाटक का जो चेहरे हैं अलग अलग लोग, जब तक अंत्येष्टि नहीं हो जाती है सरकार की जिम्मेदारी। जो लोग घायल हैं इसी तरफ से जो अनंतनाग का हॉस्पिटल है उनको मुआवजा दिया जा रहा है, बेहतर से बेहतर सुविधा, फ्लाइट से पहुंचाना, जो सुविधाएं, ये तो एक अलग मुद्दा हुआ। दूसरी बड़ी बात है, अब आते हैं इस मोर्चे पर। इस मोर्चे में अभी आधी रात को, जैसे बोलते हैं बहरूपिये के रूप में, NS अजीत डोभाल और अमित शाह, और कभी मारुति की गाड़ी में तो कभी किसी और गाड़ी में प्रधानमंत्री के आवास, तो कहीं पर ऐसे साइलेंट जगह पर मुलाकातें होंगी। लेकिन इन सब चीजों को पकड़ने के लिए जो पहला चीज चाहिए वो ये चाहिए, जिन लोगों ने उनकी मदद की वो इंटेल, वो लोग चाहिए कि कैसे क्या अंजाम दिया, वो कौन थे, क्या थे, कश्मीरी टेररिस्ट, पाकिस्तानी टेररिस्ट कौन थे, किस लिहाज से थे, क्या उनके पीछे की मंशा थी, आगे की क्या प्लानिंग है, बहुत कुछ देखना है। कहीं ऐसा हो कि हम इसके पीछे जा रहे हैं और प्लानिंग कहीं और की हो रही हो उनकी तरफ से, पहली चीज। और हर चीज फूक फूक के करनी होगी। और तीसरी बड़ी बात है, देखिए जब जब भी इस तरह की स्थितियां होती है हम एक और सदमे में चले जाते हैं। आज लोग कश्मीरी पंडित को जैसे जो त्रासदी हुई थी, और आज महिलाएं उसको याद कर रही थी। यहाँ की जो कश्मीरी पंडित महिलाएं हैं वो ये बात कर रही थी, जो थोड़ी बहुत बची हैं या कोई रिश्तेदार हैं, वो ये कह रहे थे कि हम कांपने लग जाते थे। किस तरीके से कहा था कि पंडित, जो कश्मीरी पंडित मर्द हैं वो चले जाएंगे और औरतें रहेंगी। महिलाओं ने पहले अपनी बेटियों को मारा, फिर खुद को मारा।
तो एक बार फिर सब उस दहशत में चले जाते हैं। तो जहां तक सरकार का सवाल है, आप ये देखिए कि कैमोफ्लाज कर दिया गया होगा, पीओके के बॉर्डर के आसपास केवल डमी रखा होगा, जो असल कैंप है, चाहे वो ट्रेनिंग हो, चाहे वो असला बारूद हो, चाहे वो उनके फाइटर जेट्स हो, जो जिस भी तरह की स्थिति हो उसको कहीं मिडिल ऑफ द पाकिस्तान की तरफ रखा गया होगा और उसमें पाकिस्तान आर्मी का 100 नहीं 1000% सपोर्ट होगा, जो ये अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इन शॉर्ट आईएसआई को, इस्लामिक टेररिज्म को। तो ये आइडेंटिफाई करना, और फिर देखिए स्ट्राइक रेट बहुत महत्वपूर्ण है। हम एक और जान गंवाने के लिए अभी उस माइंडसेट में नहीं है कि हमारी फौज जो है वो वहां तक जाए। और पैटर्न देखिए, हमेशा फौज को टारगेट किया जाता था, इस बार टूरिस्ट को टारगेट करके मैसेज दिया है। तो हमारी जब फौज जाएगी, हम एक फौज के एक व्यक्ति को लूज करने के अभी मानसिक स्थिति में नहीं है और ना हम चाहते हैं। तो जब वो स्ट्राइक रेट हो कि हम जहां आइडेंटिफाई कर रहे हैं, जहां जा रहे हैं, वहां पर हो और वो काम पूरा हो, और मुझे विश्वास है भारत की ताकत पे कि वो होगा। लेकिन सवाल यह है कि हमें जो इंटेल इनपुट इनसाइट्स मिलेंगे, वो जो यहाँ के लोकल हैं, यहाँ से जो 2 किलोमीटर दूर है, वहां के लोकल ये बता पाए किसी तरह। जैसे ये 12 लोगों को पकड़ा गया है साउथ कश्मीर में, तो जो कड़ी से कड़ी जुड़ेगी और ये सब होगा। बार बार सवाल है कि कब तक ये सब सहना पड़ेगा, कब तक वापस से 1990 कश्मीरी पंडित पर जाना पड़ेगा, पुलवामा और तमाम लोगों को याद करना पड़ेगा, कब तक। लेकिन बात यह है कि हम इसको बंद करके रहेंगे। एक बहुत लाइटर नोट पे एक और सवाल, क्योंकि अभी मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि भाई सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए, आपको लगता है कि सर्वदलीय बैठक बुलाई जाएगी? क्योंकि मैं उसको लेकर जो सवाल आपसे करना चाह रहा हूं ना, मैं सवाल वो करने की स्थिति में नहीं, और बखूबी समझ रहे हैं कि सवाल क्यों नहीं कर रहा हूं। देखिए, जैसा आपने अभी कहा था, वो बात करते करते मैं सो गई। मैं ये बात जरूर उस समय कहती कि एक तरफ सरकार की जिम्मेदारी है कि जो शहीद हो गए उनको पूरी तरीके से उनके परिवार का ध्यान रखना, सरकार साथ खड़ी रहे। दूसरी बात है जो बीमार, जो अभी घायल हैं, उनका इलाज पूरी तरीके से होना। तीसरा एक सबसे बड़ा मोर्चा कि जो देश को उम्मीद है नरेंद्र मोदी से, जिसके लिए वो मोदी को नरेंद्र मोदी जिसे कहते हैं 56 इंच की छाती, उस पर खरा उतरना। साथ में एक और महत्वपूर्ण बात है विपक्ष। और जाहिर तौर पे अभी तक आपने रॉबर्ट वाड्रा को छोड़ दिया जाए तो विपक्ष अभी तक समझ रहा है, चुप है, साथ है इस घड़ी में। लेकिन जब कोरोना जैसी चीज पर राजनीति होती है तो जाहिर तौर पे इस पे आने वाले दिनों में होगी। क्यों सर्जिकल स्ट्राइक पर भी राजनीति हुई है भाई? कहा था कबूतर मार के आए हैं, कौवे मार कर आए हैं। वो तो आज तक भी बात उठती है कि वो सब कुछ उस तरीके से नहीं था जैसा बताया गया और ग्लोरीफाई किया गया। तो अब सरकार ये चाहती है, सरकार कह रही है कि वो एक सरकार का बड़ा चेहरा नियुक्त करेंगे जो विपक्ष को ब्रीफ किया जाएगा, विपक्ष को सरकार की जो भी कोशिश है उसको बताया जाएगा। लेकिन ये सरकार अमित शाह नरेंद्र मोदी की है, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष बताने को राजी नहीं। ये मुख्यमंत्री राजस्थान में भजन लाल शर्मा होंगे, वो तो पर्ची के माध्यम से वसुंधरा जी को पता लगा था। तो जब ये छोटे छोटे मुद्दे पर सीक्रेसी रखती हैं तो ये देश हित का मसला है। पर यह बात सही है कि क्या हुआ, किस तरीके से हुआ, इस पर सर्वदलीय बैठक होगी और ये भी राजनीति का हिस्सा है। विपक्ष कहीं ना कहीं सरकार का लूपहोल ढूंढेगा। वो ये कटघरे में खड़ा नहीं होगा आज के कि सरकार की गलती है, सरकार का मिसफायर है या सरकार का चूक है। पर जब सर्वदलीय बैठक होगी, सरकार अपनी तरफ से ब्रीफ करेगी, उसमें से चूक निकाल के फिर जाहिर तौर पे सरकार पे सवाल उठेंगे। राजनीति होनी तो तय है, लेकिन ये बात जरूर है कि सरकार ने फैसला लिया है कि कोई एक कैबिनेट का बड़ा चेहरा सारे विपक्ष को बताएगा भी, एक सर्वदलीय जल्द बैठक भी बुलाई जाएगी। और अभी जब हमने पूछा एकदम वरिष्ठ नेता से तो उन्होंने कहा भैया सीसीएस तो हो जाने दो और उस पर चर्चा हो जाने दो, और ये सब हो जाने दो, और उसके बाद विपक्ष को भी हम साथ लेकर चलना चाहते हैं। जाहिर तौर पे विपक्ष उस मिसफायर का इंतजार कर रहा है कि कब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, उसको लेकर प्रेशर बिल्डिंग है। अगर हम रॉबर्ट वाड्रा को छोड़ दें, रॉबर्ट वाड्रा के बयान ने इस समय, वो राजनीति के लिहाज से बेहद बड़ा है, पर रॉबर्ट वाड्रा के बयान ने हर बार सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को और कांग्रेस पार्टी की आइडियोलॉजी को कटघरे में खड़ा किया है। क्योंकि इस समय हिंदू मुस्लिम तमाम बातें करना वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ की तरह होगा कि कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ के भड़काने से जो ये सब कुछ हुआ है उसके साथ खड़े होना जैसा होगा। तो जाहिर तौर पे फूक फूक के कदम है और हम उम्मीद करते हैं कि जो 140 करोड़ लोगों की उम्मीद है वो खरी उतरे और जल्द से जल्द उतरे। ठीक है अदिति, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और वहां से लाइव रिपोर्टिंग के लिए। राखी राठौड़ जी, अब जरा बताइए मैम, क्या वाकई में सर्वदलीय बैठक बुलाई जाएगी, उनको ब्रीफ किया जाएगा, या कहेंगे कि नहीं राष्ट्र हित का मुद्दा है, राष्ट्र ने सरकार को चुना है, सरकार अपने हिसाब से एक्शन लेगी और उसके बाद सबको बताया जाएगा?
देखिए, सेंसिटिव मैटर है, जो चीजें बताने वाली हैं वो निश्चित तौर पे बताई जाएंगी। जो हमारा विपक्ष है, मुझे पूरा विश्वास है कि वो साथ में होगा देश के, और मिलकर के हम लोग इस समस्या, ये जो प्रॉब्लम आई है, इसका निजात कर पाएंगे। लेकिन जो चीज बताने वाली है विजेंद्र जी, वो निश्चित तौर पे बताई जाएगी। मुझे पूरा विश्वास है कि पिछली बार भी सेना के बारे में अलग अलग बातें की गई, और मैं तो हमेशा उस समय गौरवान्वित महसूस करती आई अब तक कि यूएस और इजराइल के बाद हमारा देश ही था जो सर्जिकल स्ट्राइक कर पाया। तो ऐसी जब विकसित प्रणाली हमारे पास और ऐसा जोश और जज्बा हमारे सेना में है, उन पे अगर डाउट क्रिएट करना, अभी आपने बालाकोट के लेगा कि कौवे मारे थे वहां पर, तो इस तरह की जब बातें करना है, तो ये मैं फिर निवेदन करूंगी कि जो कुर्बानियां हुई हैं उनको ट्रिविलाइज मत कीजिए इन बातों के साथ में। जो प्रयास सरकार कर रही है उसमें आप साथ दीजिए। निश्चित तौर पे हम लोग काम करेंगे। हिंदू मुस्लिम की बात ही नहीं है, लेकिन देखिए, अभी अदिति ने कहा कि वहां लोकल लेवल पर जो मुस्लिम लोग हैं, चाहे अमरनाथ यात्रा पे जाइए, आप बताइए विजेंद्र जी, वहां पे कौन हेल्प करता है जब आप ऊपर जाते हैं? आप वैष्णो देवी मंदिर जाते हैं, वहां पे कौन आपकी जो सहायता करता है कि आप देवी के दर्शन कर पाए? वो सभी लोग हैं जो कि मुस्लिम समुदाय से हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि हर वो मुस्लिम जो हमारे देश में रहता है, जो कश्मीर में रहता है, वो इसके फेवर में नहीं होगा। जिसका आपराधिक मानसिकता है सिर्फ वही लोग हैं, और ये इस तरह की बात करके सबको कटघरे में लाने की प्रयास करते हैं, जो जिसकी मैं कड़े शब्दों में भर्त्सना करती हूं। हर मुसलमान इसके अगेंस्ट नहीं है। ऐसा नहीं है कि हर मुसलमान जो है वो हिंदू के अगेंस्ट आएगा, लेकिन वहां के लोग आपस में मिलकर के काम कर रहे हैं। जो लोग गलत हैं, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वो लोग सेना की हेल्प करें, जिससे कि जो लोकलाइट्स ने उनकी हेल्प करी है, उस लोकलाइट्स हेल्प को जो है वो हम खत्म कर सके और उनको भी सजा दिला सकें। नहीं, लेकिन लोकल भी वहां पर दो तरीके के हैं। एक जो बाकायदा टेररिस्ट को रोक रही थी, उनकी बंदूक को छीनने की कोशिश कर रहे थे और इस चक्कर में उनकी जान चली गई, वो भी हमारे लोकल है। लेकिन दूसरे लोकल वो हैं जिनकी वजह से जान गई। इन दोनों में बहुत अंतर है मैम। जिनकी वजह से जान गई वो मुश्किल से 100-500 होंगे, लेकिन वहां के 20-30 लाख हिंदुस्तान के साथ खड़े हैं, वो वहां के टूरिस्ट के साथ खड़े हैं। बिल्कुल नहीं खड़े, और मैं चाहती हूं कि वो साथ हो, वो एका हम दिखाएं। इस तरह के स्टेटमेंट, जिस तरह से अभी अदिति ने कहा कि रॉबर्ट वाड्रा का स्टेटमेंट मैंने भी सुना, लेकिन इस तरह से बांटने का काम इस समय जब विकट स्थिति में हम लोग खड़े हैं, हमको उनके साथ खड़े होकर के इसको प्रॉब्लम को जो है वो खत्म करना है। लेकिन वो ना करके फिर से उसी ट्रैक पर आएंगे, फिर कहेंगे बीजेपी करती है, जबकि हमने कभी नहीं कहा। हम तो सबको साथ लेकर चलने वाला काम करते हैं, जो कि हम लोगों ने किया। और मैं तो उस व्यक्ति को जिसने की अपोज किया, मैं मानती हूं कि वहां के लोकलाइट्स का रोजमर्रा उनका रोजगार सिर्फ और सिर्फ इसी पे डिपेंडेंट है। आप देखिए आज खाली हो गया सब कुछ, कैसे रहेंगे, कैसे जिएंगे, और आगे मेन स्ट्रीम में कितनी मुश्किल से उनको लाया था, बहुत टफ होगा। कुछ लोगों ने अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए ये किया है, उसके लिए सबको कटघरे में डालना मुझे लगता है ठीक नहीं है। लेकिन हम सब मिलकर के एक देशवासी के रूप में अगर काम करेंगे तो इस प्रॉब्लम का भी हम सोल्यूशन निकालेंगे। कर्नल अनिल माथुर जी, जब वहां ट्रेनिंग कैंप चल रहे होते हैं पाकिस्तान के पीओके के अंदर या किसी और इलाके में, वहां आतंकवादियों को ट्रेन किया जा रहा होता है, चाहे लश्कर ए तैयबा हो, टीआरएफ हो, या अलकायदा हो, या वहां के और आतंकी संगठन हो, जब वो ये सब कर रहे होते हैं तो हमारी इंटेलिजेंस को पता होता होगा ना कि ये सब चल रहा है वहां पर, या नहीं पता होता? यस, हमें पूरी खबर है उनके कहाँ टेररिस्ट कैंप हैं, कहाँ उनके लॉन्चिंग पैड हैं, और उनके ऊपर स्ट्राइक करते हैं। मगर उसके ऊपर हर बार उसको न्यूज़ में देना और उछालना हम नहीं करते, क्योंकि वो हमारे लिए काउंटर प्रोडक्टिव हो जाता है। अगर हम अपनी स्ट्राइक, अपनी टैक्टिक्स को डिस्क्राइब करने लगे, कहाँ हमने स्ट्राइक की, वो वैसे भी न्यूज़ में आ जाता है कि वहाँ कितने टेररिस्ट मरे हैं बिना हमारे स्ट्राइक के। अब क्योंकि काफ़ी देर से ये आप ये कह रहे हैं कि रेगुलर प्रैक्टिस है, लगातार होता रहता है, बस इतना है कि हम बताते नहीं है कि हमने आज वहां पर स्ट्राइक किया, आज हमने वहां पर स्ट्राइक किया, बस इतना अंतर, आप ये कह रहे हैं? यस सर, मैं कई साल लाइन ऑफ कंट्रोल पे रहा हूँ और हमने ये किया है। वो पाकिस्तान के लोग भी अगर मौका पड़ता है तो हमारी पेट्रोलिंग के ऊपर अटैक कर सकते हैं, करते भी हैं। उसी ढंग से हम भी उनके हाइड आउट्स के ऊपर, लॉन्च पैड पर अटैक करते हैं, वहीं कभी उनको सांप को उसके बिल में मार के आते हैं। एक और बात मैं आपके जरिए कहना चाहूँगा सर। नहीं सर, एक और सवाल बस मेरा। ये सवाल ये है कि भाई पाकिस्तान के अंदर से जब ये मिलिटेंट्स इधर आते होंगे तो बाकायदा इनका कोई रूट होता होगा। अब मैं मान लेता हूं रूट 100 हो सकते हैं, 200 हो सकते हैं, क्योंकि वो इतनी लंबी सरहद है और इलाका ऐसा है कि हर वक्त पेट्रोलिंग वहां पर नहीं हो सकती, और उसका भी फायदा उठाकर इधर आते भी होंगे। लेकिन फिर भी हमें कुछ तो पता होता होगा ना सर कि ये रूट्स हैं, इनका इस्तेमाल करते और उनको हम रोकते होंगे। सर लाइकली रूट्स अगर आप देखें तो एवरी इंच कैन नॉट बी कवर्ड बाय ईदर बाय बार्ब्ड वायर फायर्स और पर्सनली बाय सोल्जर्स। मगर फिर भी एक आध आदमी अगर उधर से आ जाता है उस जंग के टेरेन से, प्लेन में आना मुश्किल है।
हमने पंजाब का टेररिज्म इसलिए ख़त्म कर दिया क्योंकि वहाँ हमको पता लग जाता कहाँ से आएंगे वो लोग। वहाँ पर माउंटेन है, जंगल है, बर्फ़ है, वहाँ पर अगर एक दो करके आ जाते हैं तो वो उसको हम निगेट नहीं कर सकते, उसको हम नज़रअंदाज तो नहीं करते मगर वो छुप के निकल सकते हैं। अच्छा, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है कि भाई ये पाकिस्तान के अंदर के होंगे, जो पाकिस्तान से बॉर्डर क्रॉस कर इधर आए होंगे, और इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है कि ये वहां के लोकल होंगे जिनको बाकायदा टीआरएफ ने फंडिंग की होगी? मैं इसलिए कह रहा हूं कि टीआरएफ के अंदर जो मैक्सिमम रिक्रूटमेंट है वो वहां के लोकलाइट्स की होती है, चाहे वो कैसे भी हो, चाहे परिवार को धमकाकर, गन पॉइंट पर रखकर, पैसों के लालच में, या और किसी तरीके से धार्मिक तौर पर भड़काकर। इसकी कितनी उम्मीद है कि भाई वो वहां के लोकल हो सकते हैं? जो हमारा एक्सपीरियंस कहता है पिछले कई सालों का, बल्कि जब से आतंकवाद शुरू हुआ है, तो 70 से 80% लोग पाकिस्तान में ट्रेंड और पाकिस्तानी ही होते हैं सर। ठीक, वहाँ की गरीबी गुर्बत से तंग होकर उनको गुमराह करके, मैंने खुद कई टेररिस्ट को जिन्होंने सरेंडर किया था पकड़ा था, वो कहते हैं कि हमारी सिर्फ गरीबी को निशाना बनाकर वो हमको कहते हैं कि हम आपके परिवार को पैसा भेजेंगे, तुम उस तरफ जाओ और तुम्हारा बहुत शानदार स्वागत होगा, आप वहाँ पर 5 स्टार होटल में रहेंगे, आपको लाइन ऑफ कंट्रोल से लेकर श्रीनगर तक आराम से रखा जाएगा, लड़ने मरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ हम जिहाद के लिए कर रहे हैं। ये उनके आतंकवादी जिन्होंने सरेंडर किया, जिनको हमने पकड़ लिया था, वो एक लाइन में सर मुझे प्रोग्राम क्लोज करना है। कितने दिन आपको लगते हैं, कितने महीने जिसमें हम एक फुल प्रूफ तरीके से हम इसका बदला लेंगे? क्योंकि हम एक भी सैनिक को खो नहीं सकते, देर हो लेकिन ऐसा परिणाम आए जो सब गर्व करें। कितने महीने लग सकते हैं? सर ये इज टू प्रीमेच्योर फॉर मी एंड आई एम नॉट दैट इन दैट प्लेस टू से दैट। राखी जी, आप बता पाएंगे? देखिए, जल्द से जल्द, मुझे लगता है जो आपने बात की, इस बात को भी ध्यान रखना है कि कोई सैनिक की शहादत भी ना हो। जो नुकसान होना था वो हमारे देश का हो चुका है, उस मिनिमम नुकसान के साथ में जो एक्शन लेना है वो जल्द ही सरकार लेगी। राखी जी, एक सैनिक होने के नाते मैं कहूंगा कि सैनिक के नुकसान की हमको एज अ सोल्जर वी आर नॉट बॉदर्ड। लेकिन आप हमारे लिए प्रेशियस हैं सर। नहीं, प्रेशियस ज्यादा जरूरी आपकी जाने। दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस पैनल का हिस्सा बनने के लिए। बीके खन्ना जी का भी बहुत शुक्रिया। आतंकी हमला हो चुका है, उसको रोका जाना चाहिए था, अफसोस हम नहीं रोक पाए, लेकिन अब देश बदला मांग रहा है, और बदला इस तरीके से कि जो आतंक है, आतंक के आका है, उनकी रूह कांप जाए और उनकी रूह सीधी वहां पहुंच जाए जहां वो चाहते हैं कि हमें जाना है। लेकिन ये कब हो, कैसे हो, इस सरकार को तय करना है, क्योंकि हम अपने सैनिकों को चाहते हैं, उनमें से एक को भी खोए बिना हम मैक्सिमम को वहां जमीन में गाड़ कर आए। हिंदुस्तान बस ये देखना चाहता है। नमस्कार। और हम सिर्फ उन लोगों तक नहीं पहुंचे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, हम उन तक भी पहुंचेंगे जिन्होंने पर्दे के पीछे बैठकर हिंदुस्तान की सरजमी पर ऐसी नापाक हरकतों की साजिशें रची।